बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ स्टार्ट करनी है, इसके मेथड्स। लेकिन उससे पहले हमें इंसिडेंस और प्रेवलेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इनकी डेफिनेशन है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ़ न्यू केसेस। नंबर ऑफ़ न्यू केसेस आपने हमेशा ये 3-4 कीवर्ड्स हैं, ये याद रखने हैं, ये डेफिनेशन में ज़रूर होने चाहिए। Incidence is the number of new cases of a specific disease in a defined population over a specific time period। ये मस्ट होने चाहिए डेफिनेशन में पॉइंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें आप, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस अगर देखें तो 500 हैं। अगर डिज़ीज़ ले लें कॉलरा की, और डिफाइंड पॉपुलेशन हमारे पास है 30,000 और ड्यूरिंग 1 ईयर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 500 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये आ गया 16.7 पर 1000 पर ईयर। इसमें हमें टाइम का यूनिट ऑफ टाइम मेंशन करना लाजमी है। अगर हम लिख देंगे ना 16.7 पर 1000 तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इनसफिशेंट है। हमें लिखना है 16.7 पर 1000 पर ईयर। तो ये हो गई इंसिडेंस की डेफिनेशन। इंसिडेंस जो है वो हम एक्यूट कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं, क्रोनिक कंडीशंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हम इंसिडेंस। और ये टाइम पीरियड और ड्यूरेशन से अफेक्ट नहीं होता, मतलब न्यू केस है जब भी आएगा तो उसको काउंट किया जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ डिज़ीज़ इस पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। और अगर किसी डिज़ीज़ का अगर कोई पर्सन है उसको कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड, और उसको 1 ईयर में 2 स्पेल्स हुए हैं, मतलब एक दफ़ा हुआ है फिर उसको सही हो गया है और फिर दूसरी दफ़ा हुआ है, तो हम अगर उस पूरे टाइम पीरियड 1 ईयर में नंबर ऑफ़ न्यू केसेस देख रहे हैं तो हमें उसमें वो 2 स्पेल्स काउंट करने पड़ेंगे, मतलब उस पर्सन के हमें 2 टाइम काउंट करना पड़ेगा। ये हो गया है इंसिडेंस। उसके अलावा आ गया है एक इंसिडेंस के लिए स्पेशल टर्म यूज़ होती है अटैक रेट, इसको केस रेट भी कहते हैं। और ये जैसा कि आजकल एपिडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए यूज़ होती है। मतलब ये कोई एक्यूट एपिडेमिक चल रहा हो ना, और जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, उसके लिए अटैक रेट यूज़ करते हैं। अटैक रेट की जो डेफिनेशन है वो यही दी हुई है इधर, कि जो ऊपर इंसिडेंस किया ना, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज़ इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यही आनी है सेम टू सेम। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अटैक रेट में मल्टीप्लाई बाय जो कांस्टेंट है वो 100 करना है हमेशा। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कोई भी होगा तो वो 100 ही करेंगे। उसके अलावा जो है वो सेकेंडरी अटैक रेट आ जाता है। सेकेंडरी अटैक रेट में जो है वो नंबर ऑफ़ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ विद एन इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू अ प्राइमरी केस। मतलब अगर किसी बंदे का, जैसे आजकल कोरोना है, तो अगर किसी बंदे को है उसको और कोई बंदा उसके साथ एक्सपोज हो गए हैं जो पर्सन, उनको जो प्राइमरी केस वो बंदा है, उनको जो दूसरे बंदों को होंगे ना वो होंगे सेकेंडरी केस नंबर। तो इसको भी जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 100 से करना है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट में अब एक चीज़ आ जाती है कि इसमें हमने डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो उसका मसला होता है कि हमने कौन सा डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर का ज़्यादातर जो फार्मूलाज होते हैं उनमें डिनोमिनेटर का मसला होता है। तो ससेप्टिबल केसेस लेने हैं, मतलब जो पहले से इम्यून है हमने वो केसेस नहीं लेने, जो पहले जो प्राइमरी केस है उसको भी नहीं लेना, और प्राइमरी केस को हमने माइनस कर देना है डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से भी। लाइक एक फैमिली है और उसमें 2 पेरेंट्स हैं और 4 चिल्ड्रन हैं, तो अगर 2 पेरेंट्स ऑलरेडी इम्यून हैं और चिल्ड्रन है से डिज़ीज़ मीज़ल्स है उसमें, और 4 बच्चे हैं, और जिनमें से 2 बच्चों को जो है, एक बच्चे को पहले हुआ था मीज़ल्स और 2 बच्चों को उसके बाद हुआ है, मतलब विद इन एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट प्राइमरी केस। तो हम उसमें जो हम काउंट करेंगे ना, उसमें हम अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम पेरेंट्स ऑलरेडी इम्यून है उसका डिनोमिनेटर में काउंट नहीं करेंगे। तो प्राइमरी जो न्यू सेकेंडरी केसेस हैं जो वो 2 आए हैं,
प्राइमरी को माइनस कर दिया है, प्राइमरी ने लिखना। उसके बाद चिल्ड्रन ससेप्टिबल कितने थे, वो 4 थे, लेकिन प्राइमरी केस को फिर माइनस कर दिया, 3 आ गया। इसमें 2/3 आएगा इस फार्मूले में। तो ये सेकेंडरी अटैक रेट है, इसका डिनोमिनेटर का ख़ास ख्याल रखना है जब किसी भी फार्मूला में अगर कोई क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स जो हैं वो पार्क में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इन्होंने की हुई थी, एक्सेल ने मेंशन की हुई हैं। ये तो ये आप देख लें बस एक दफ़ा। कम्युलेटिव जो है वो सेम टू सेम वही ही है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस इन अ स्पेसिफाइड ऑफ डिजीज़ इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। लेकिन इंसिडेंस डेंसिटी में जो है ना वो चेंज है, उसमें ना डिनोमिनेटर चेंज है। डिनोमिनेटर में उसने लिखा हुआ है कि टोटल पर्सन ओवर टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी पर्सन है और उनको कितने टाइम के लिए ऑब्ज़र्व किया गया, मतलब नंबर ऑफ़ आवर्स, तो वो उसका होगा इंसिडेंस डेंसिटी में। और इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 से करेंगे। और एक चीज़ पीछे वाले में है कि जो है प्राइमरी केस है, प्राइमरी केस नहीं, जो सेकेंडरी अटैक एरिया उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो प्राइमरी है उसमें से भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नेक्स्ट हम यूजेस देख लेते हैं। यूजेस जो हैं इसके वो हैं कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ करने के लिए, स्टूडेंट फॉर द रिसर्च ऑफ एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़, और एफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजरमेंट। मतलब अब देखें ये हमें कैसे यूज़ होंगे। अगर इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो हमने देखना है कि हमें लग रहा है कि उसका फेलियर हो रहा है, फेलियर ऑफ द करंट मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका फेलियर हो रहा है। हमें नीड है कि कोई नई डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की, या फिर केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। जैसा कि हमारे कोरोना के पहले कम टेस्ट हो रहे थे, अब ज़्यादा हो रहे थे, तो बीच बीच में ज़्यादा केसेस आने लग गए थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रही हैं, इसलिए जो है ना ये ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो है वो हम ये भी, अगर न्यू केसेस ज़्यादा आने लग गए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी शायद एटियोलॉजी में कोई डिफरेंस आ गया, मतलब होस्ट फैक्टर्स में कोई डिफरेंस आ गया है, एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई डिफरेंस आ गया है, या एजेंट ने अपनी कोई चेंजेस कर ली हैं। तो ये है इसकी यूजेस। उसके बाद है प्रेवलेंस इंसिडेंस न्यू केसेस थे, और प्रेवलेंस जो है वो टोटल करंट केसेस हैं, मतलब ओल्ड प्लस न्यू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस ये है। और डिनोमिनेटर में ये रखना है कि पॉपुलेशन एट रिस्क और मिड वे थ्रू पीरियड। अगर है पॉइंट प्रेवलेंस तो उसमें तो पॉपुलेशन एट रिस्क पता होगी कि क्या है, तो वो कर देंगे। और अगर है पीरियड प्रेवलेंस मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लाइक 1 ईयर के दरमियान ली जाती है, तो उसमें हम मिड वे पॉपुलेशन ऑफ द ईयर करेंगे, और मोस्टली ये लिया जाता है 1 जुलाई की पॉपुलेशन ली जाती है। तो ये टाइप्स भी हो गई हैं, पॉइंट और पीरियड। पॉइंट मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ द ईयर, लाइक हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 31 जून को या 28 जुलाई को, तो ये पॉइंट प्रेवलेंस होगी। और अगर हम पीरियड लाइक 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2019 तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये पीरियड प्रेवलेंस होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। प्रेवलेंस और इंसिडेंस का रिलेशन क्या है? P=I मल्टीप्लाई बाय D। मतलब प्रेवलेंस जो है वो इज़ इक्वल है इंसिडेंस के और ड्यूरेशन के। मतलब अगर ड्यूरेशन किसी भी डिज़ीज़ की ज़्यादा होती जाएगी तो भी प्रेवलेंस बढ़ती जाएगी, अगर इंसिडेंस ज़्यादा होता जाएगा तो भी प्रेवलेंस बढ़ेगी। और लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, उसका जो है ड्यूरेशन टाइम पीरियड वो ईयर्स पे होता है, तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, तो उससे केसेस भी बढ़ते जाते हैं, और जिसकी वजह से वो है प्रेवलेंस उसकी इंक्रीज़ होती जाती है। प्रेवलेंस को एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इस तरह इस चेंज को इस तरह मेंशन किया है, इसको एपिडेमियोलॉजिस्ट बात टब कहते हैं। इसमें जो है कि जो इंसिडेंस है वो वाटर जो फ्लो कर रहा है इन द टब,
वो है इंसिडेंस, और जो फ्लो आउट कर रहा है वो डेथ्स हैं, मतलब वो उसमें से निकाल देनी है। उसके बाद जो बीच में बच गया है टब में वो प्रेवलेंस है, और जो एवेपोरेट हो रहा है वो रिकवरी के केसेस हैं। लाइक इसमें एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपको कोई एग्जांपल आया है, क्वेश्चन है पास्ट कि उन्होंने आपको दिए हुए हैं केसेस दिए हुए हैं, उसमें अगर आपको जो केसेस एडिशन हो रहे हैं मतलब इंसिडेंस वो ऐड करते जाएंगे प्रेवलेंस फाइंड आउट करने के लिए, और जिनकी डेथ हो गई है उनको माइनस कर देंगे, और जो रिकवरी हो गई है उनको भी माइनस कर देंगे, तो इससे प्रेवलेंस आ जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ड्यूरेशन जो है वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, मतलब कि उससे हम देखते हैं कि डिज़ीज़ किस हद तक सही हो रही है या नहीं हो रही। और इंसिडेंस जो है वो कॉजल फैक्टर है, मतलब कि न्यू केसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है पीछे कॉजेज़ कोई है, तो रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजल फैक्टर्स हैं तो आ रहे हैं। इसलिए कोई भी फॉर्मुलेशन या हाइपोथेसिस बनाने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम इंसिडेंस जो है वो हमारा मोर प्रेफरेबल है टर्म जो हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेवलेंस। और अगर हम यूजेस देखें तो प्रेवलेंस के यूजेस में आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम इन अ कम्युनिटी। मतलब प्रेवलेंस जो स्टडीज़ हैं वो हमें बताती हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ और डिजीज़ कितना है, और आइडेंटिफाई करती हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन एरियाज़ को कि किन एरियाज़ में ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर हमें पता है कि एक साल में कितने केसेस आ रहे हैं, प्रेवलेंस कितनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हॉस्पिटल बेड्स नीड्स और मैन पावर नीड्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमें कितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं।